हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में। स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि आपका सीपीएफ है, सीडीएस है और स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करते रहिएगा, जिससे मैं भी इनकरेज होता रहता हूँ। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं सीधे। संवैधानिक विकास, आपको बता दें कि हमारे संविधान का विकास, जैसे आपकी नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी संविधान का विकास कैसे हुआ। क्या रातों रात संविधान अस्तित्व में आ गया? ऐसा नहीं है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया रही है। और कैसे अंग्रेज भारत में आते हैं, तो आपको बता दें कि अंग्रेज भारत में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, 1600 ईस्वी में। और इसके बाद कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यापारिक गतिविधियों को भारत में संचालित करना होता है। उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है भारत में कि वो राज करना चाहती है, लेकिन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने ही कंपनी को ये अवसर प्रदान किया। छोटे छोटे राज्य थे, राजा आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, हालांकि इतिहास में हम लोग इसको पूरा देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें, चूंकि हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं तो हमें जाना इतिहास में ही पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 1600 में जब कंपनी यहाँ आती है, 1600 ईस्वी में, ठीक है, तो कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ये अधिकार दे दिया कि वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। पूर्वी देशों का मतलब आपको बता दें कि ये अगर हमारा ग्लोब है और ये 0 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री के उस तरफ जितने भी कंट्री आएंगे उसे हम लोग पूर्वी देश कहते हैं, और इस तरफ 0 डिग्री के वेस्ट में उसे हम लोग पश्चिमी देश कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वी देशों में जैसे भारत है, श्रीलंका है, ये सारे, इंडोनेशिया, चीन, ये सारे पूर्वी देशों में आ जाते हैं। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति महारानी एलिजाबेथ ने दे दी। ठीक है, इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब, और आपको अच्छे से पता है औरंगजेब का शासन कहाँ पे होता है, ये मुगल होते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगल सत्ता कमजोर पड़ जाती है, यानी दिल्ली का जो आज महत्व है इससे भी ज्यादा महत्व ब्रिटिश काल में था। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? बंगाल से होती है। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 1911 के बाद से अंग्रेजों को ये पता चलता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में दिल्ली जो मेन सत्ता होती है वो कमजोर पड़ जाती है। और फिर 1757 में, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में आपको पता है सिराजुद्दौला डिफीट हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठते हैं तो सिराजुद्दौला को अंग्रेज नवाब स्वीकार नहीं करते हैं। तो कई वजह से ये युद्ध होता है। 1757 का प्लासी का युद्ध, यहाँ मैं ज्यादा डिटेल
से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट इसके बाद ही मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, और जब हम लोग मॉडर्न इंडिया वहाँ कंप्लीट करेंगे तो वहाँ मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा ही। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसलिए मैं यहाँ पे केवल संवैधानिक विकास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा ये बस बता दूं बैकग्राउंड, जिससे कि आप इस क्लास से कनेक्ट हो सकें। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और 1600 में क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान करती हैं, और 1707 में बंगाल इनके कब्जे में आ जाता है। ठीक है, यहाँ सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, सिराजुद्दौला का डिफीट हो जाता है, और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद दूसरा नवाब बनाया जाता है, मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। जब मीर जाफर आनाकानी करने लगता है कर देने में, तो मीर कासिम को बनाया जाता है, फिर मीर जाफर को बनाया जाता है। इस तरह से ये एक लंबा क्रम है और इस तरह से चलता रहता है। फिर इसके बाद 1764 यानी 1764 में किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, 1600 से हमने स्टार्टिंग की। 1600 में कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है, और 1707 में जो दिल्ली में मुगल सत्ता होती है वो कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, और बंगाल उस समय देश का सबसे धनी प्रांत था। इसके बाद 1764 में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध होता है, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कंपनी पर रेगुलेट करना पड़ता है ब्रिटिश संसद को, क्योंकि आपको बता दें कि भारत पर दोहरा शासन हो रहा था। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो शासन कर ही रही थी, इसके साथ ब्रिटिश सरकार भी शासन कर रही थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट इसीलिए संवैधानिक विकास को हम लोग दो चरणों में स्टडी करेंगे। आपको बता दें कि संवैधानिक विकास, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काल, ईस्ट इंडिया कंपनी का काल यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 1853 तक के एक्ट को। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 1853 तक के सारे एक्ट को, और देखेंगे कि कंपनी किस प्रकार से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को भारत में संचालित करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपनी स्टडी और बेहतर समझने के लिए। तो इसे संवैधानिक विकास, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में हम EIC लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का काल, ये काल होता है आपका 1773 से 1853 तक का समय। ठीक है, और दूसरा टाइम आपका होता है क्राउन का ताज, कह लीजिए क्राउन, राजा को कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के जो किंग होता है उसे क्राउन कहते हैं, कि तो क्राउन का शासन। ठीक है, और ये शासन कब से कब तक चलता है, तो यहां मैं आपको बता दूं, ये जो टाइम पीरियड होता है ये आपका 1858 के एक्ट से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम लोग देखेंगे यहां पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी का काल, तो यहाँ 1773 1853 से, यानी हम कह सकते हैं कि ये 1772 तक 1765 से लेके 1772 तक कंपनी भारत में डायरेक्ट शासन नहीं करती, बल्कि अपने पिट्ठू नवाबों को बैठाल करके भारत में शासन करती है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी जब सत्ता में आती है तो सोनिया गांधी खुद भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर ना बन करके वो किसी अपने दूसरे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना करके, और सत्ता की चाबी किसके पास रहती है? सोनिया जी के पास रहती है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज यहां पर रहते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट भारत पर शासन नहीं करते, क्योंकि कई प्रकार के विद्रोह हो सकते थे, क्योंकि वो भारत में विदेशी थे, भारतीय नहीं थे। और जब धीरे धीरे उन्होंने, यानी स्टार्टिंग कहां से की थी आपको बता दें, 1757 से स्टार्टिंग की थी, और 1857 में कंपनी का विकेट गिर जाता है। यानी 100 साल में, 100 ईयर्स में, 100 साल में कंपनी पूरे भारत को जीत लेती है। ठीक है, स्टार्टिंग बंगाल से होती है, 1757 में बंगाल का विकेट गिरता है, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 1764 बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इसके बाद 3 मराठा युद्ध होते हैं, शिवाजी पंच मराठा संघ आपने सुना होगा, होलकर, पेशवा, सिंधिया, बाजीराव। ठीक है, ये मराठों का भी विकेट गिराया जाता है। और इसके बाद मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनका भी विकेट गिर जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इन 100 सालों में कंपनी पूरे भारत पर कब्जा कर लेती है। और फिर 1857 में जो विद्रोह होता है, ये इतना बड़ा विद्रोह होता है कि कंपनी के शासन को 1858 का जो एक्ट बनकर आता है, उसमें घोषणा कर दी जाती है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, और ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट कंट्रोल करती है अब भारत पर। ठीक है, तो 1757 से 1857 तक यानी कंपनी क्या करेगी, शासन करेगी। इसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार यानी क्राउन का शासन शुरू हो जाता है 1858 से 1947 तक। तो हम लोग अब रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1717 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इसमें आपको बता दें कि ये भारत में शासन करने के लिए पहला कानून था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला कानून। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, भारत की गतिविधियों के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला कानून था। दूसरा पॉइंट आप इसमें 1+4 यानी इसमें एक परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। एक 5 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, 1+4 लिख सकते हैं इसमें, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य। इसीलिए अक्सर विवाद होता रहता था, और इसीलिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, जब किसी एक्ट में खामियां होंगी इसीलिए अगला एक्ट लाना पड़ता है।
तो ये एक्ट इतना ज्यादा सक्सेस नहीं रहता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन फिर भी इतिहास और इंडियन पॉलिटी में महत्व रखता है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की गतिविधियों से संबंधित यह पहला पारित कानून था, पहला कानून था और एक 5 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया 1+4। और इसके बाद आपको बता दें कि एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान भी यहां मिलेगा आपको, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मिलता है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्फे। ठीक है, तो एक 4 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान। इसके बाद बंगाल का जो गवर्नर होता है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। और पहला बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है वो होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स नहीं, हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा भारत के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अपने कर्मचारियों की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने कर्मचारियों की नियुक्ति का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। भारत में शासन के लिए एक गवर्नर तथा 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, ठीक है, इसके बाद आपको बता दें 3 प्रेसिडेंसी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये अगर हम मैप देखें तो ये यहां पे आपका बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी। और ये वाला जो एरिया था ये आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, और ये वाला एरिया जो था ये मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आपको बता दें
बंगाल पर कंट्रोल हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो आपको यहां लिख सकते हैं आप कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम लोग बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पर बात करने जा रहे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, आपको बता दें कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन का प्रावधान किया जाता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और जो 1+4 सदस्य थे, तो सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें पहला तो यही रहेगा कि एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन का प्रावधान, ठीक है, एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन का प्रावधान, बीओसी के गठन का प्रावधान। इसका एक सदस्य वित्त मंत्री, एक सदस्य कौन था? वित्त मंत्री। ठीक है, इसके 2 सदस्य, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन का प्रावधान। इसके जो 2 सदस्य थे, 2 सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, कैबिनेट के सदस्य। ठीक है, इसके 2 सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, एक वित्त मंत्री तो दूसरा वित्त मंत्री राज्य सचिव, एक वित्त मंत्री तो दूसरा वित्त मंत्री राज्य सचिव, वित्त मंत्री राज्य सचिव, राज्य सचिव। ठीक है, एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन का प्रावधान, 2 सदस्यीय ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य, ठीक है, और वित्त मंत्री तो दूसरा वित्त मंत्री राज्य सचिव। इसके बाद सदस्यों की संख्या परिषद में घटाकर कितनी कर दी गई? परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर, सदस्यों की संख्या घटाकर, परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई, 3 कर दी गई। ठीक है, परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई, 1+3।
जिससे कि अगर एक सदस्य का भी समर्थन अध्यक्ष को प्राप्त है तो वो अपनी बात, यानी गवर्नर जनरल कह लीजिए, गवर्नर जनरल को एक सदस्य का भी समर्थन प्राप्त है तो उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, इसमें स्पष्ट प्रावधान, इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान, इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान कि युद्ध कूटनीति, युद्ध कूटनीति एवं राजस्व के मामले में, युद्ध कूटनीति एवं राजस्व के मामले में ठीक है, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन होगी? बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन होगी। बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन होगी, प्रेसिडेंसी के अधीन होगी, ठीक है। इस कानून में स्पष्ट प्रावधान था, फिर से ध्यान दीजिए, एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी के गठन का प्रावधान, ठीक है। इसके 2 सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य, एक वित्त मंत्री तो दूसरा वित्त मंत्री राज सचिव, और परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। और स्पष्ट प्रावधान कि युद्ध के मामले में, कूटनीतिक डिप्लोमेसी के मामले में और रेवेन्यू राजस्व के मामले में, ठीक है, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी होगी वो किसके अधीन होगी? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन होगी, ठीक है। इस कानून के माध्यम से भारत पर दोहरा शासन किया गया। इस कानून के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से भारत पर, इस कानून के माध्यम से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। और ये नियंत्रण कब तक चलेगा? ये नियंत्रण 1947 तक चलेगा। 1857 की विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त। डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कानूनों के माध्यम से भारत पर शासन किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग 1793 का एक्ट और 1813, 1853 का एक्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।